हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए पेट साइंस की क्लास शुरू हो गई है, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न होंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एक सही है जिसको आपको बताना है। पहले हवा है, एयर हो गया, दूध मिल्क, धुआं स्मोक, और जेली चेरी। अब आपको क्या बताना है कि बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि बिस्मांगी मिश्रण क्या होता है, तो बिस्मांगी मिश्रण जैसे आपका हो गया दूध, ये बिस्मांगी होता है। धुआं जो लिखा है ये भी आपका बिस्मांगी होता है। जेली जो दिया गया है ये भी आपका बिस्मांगी होता है। बादल हो गया, ये भी आपका क्या होता है, बिस्मांगी होता है। बारूद आप ले लेंगे तो ये भी आपका कैसे होता है, बिस्मांगी होता है। मिट्टी ले लीजिए, ये भी आपका क्या होता है, बिस्मांगी होता है। और साथ में जल भी ले लेंगे तो ये भी आपका क्या होता है, ये सारी चीजें बिस्मांगी होते हैं। लेकिन बताया गया है कि बिस्मांगी नहीं है। तो ये आपका जो एयर है, हवा, ये आपका बिस्मांगी नहीं होता है। तो ये होता क्या है, ये आपका सामांगी मिश्रण होता है। कैसे होता है, ये जो हवा है, एयर है, ये सामांगी मिश्रण होता है। और ये सबसे उत्तम उदाहरण होता है। अगर हम बात करें हवा, जो हवा जानते हैं आप लोग, वायु को कहते हैं ना, हवा जो है, अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका सबसे उत्तम उदाहरण होता है किसका, सामांगी मिश्रण का। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। बीजों का जरा यूज विविध रेस अंकुरण होता है। अब यहाँ पे बताया गया है, पहला ऑप्शन आम में, दूसरा राइजोफोरा में, तीसरा आलू में, चौथा गन्ने में। अब यहाँ पे आपको करेक्ट जवाब बताना है कि करेक्ट जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि बीजों का जरा यूज अंकुरण किसमें होता है, तो ये राइजोफेरा पौधों में पाया जाता है। किसमें होता है, राइजोफोरा पौधों में बीजों का जरा यूज अंकुरण होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आप लोगों का बनेगा एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता होती है। बीज जब अंकुरित होते हैं तो इसमें वो का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है आपका, क्या होता है, वो होता है। और ये लवणीय दलदल में ऑक्सीजन की इसमें कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइजोफोरा एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। अब मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत आपको बताना है कि कौन सा है। पहला आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया। जल है वाटर, इसका सूत्र होता है H2O हो गया। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से पेड़ की पत्तियां हरी भरी होती हैं, सब लोग आप जानते हो। और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। तो इसमें क्या बताया गया है कि उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का जल हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में उत्पोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जो होता है जल होता है, यानी यहाँ पे वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट जवाब जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी कोई प्रकार की वीडियो में दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं आ रहा है, तो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। जब किसी को जलाया जाता है तो उससे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किसमें होगा, आपको बताया गया है। पहला ऑप्शन है कोयला में, CNG में, LPG में, कि हाइड्रोजन में। तो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कौन सा है। तो देखिए, कोयले के जलने पर वायुमंडल में सर्वाधिक, अगर हम बात करें किसकी, कोयले को, तो जब कोयले को जलाया जाता है तो आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या उत्पन्न होता है, तो CO2 उत्पन्न होता है।
और साथ में इसके हाइड्रोकार्बन्स भी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो बनेगा एकदम राइट हो जाएगा। कोयला इसका एकदम करेक्ट जवाब होगा ना। तो चलिए देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे से पढ़ना और जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों समूह को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है या बताता है? पहला आपका दिया गया है तुलसी, शैवाल, अमरबेल, आकाशबेल, छत्रक। दूसरा है शैवाल, पालक, टमाटर, केला। तीसरा है शैवाल, अमरबेल, आकाशबेल, केला, आम। और चौथा ऑप्शन है पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। अब आपको इसमें से बताना है कि स्वपोषियों को समूह को कौन दर्शाता है या कौन इसमें से बताता है। एकदम करेक्ट जवाब आपको बताना है कि एकदम करेक्ट जवाब आपका इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा बी नंबर एकदम करेक्ट जाएगा। कौन सा? यहाँ पे जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें आते हैं। जैसे आपका हो गया शैवाल, पालक, टमाटर और केला। जो शैवाल, पालक, टमाटर, केला होता है यह स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। स्वपोषी आप लोग जानते हैं जो स्वयं बनाते हो भोजन ना, पोषण करते हो, वही स्वपोषी होता है। तो शैवाल, पालक, टमाटर और केला, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम आप लोगों का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पदों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। पहला ऑप्शन है तड़ित, दूसरा है भूस्खलन, तीसरा है गर्जन, चौथा है सुनामी और क्या है बाढ़। 5 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब बी, डी और ई ऑप्शन है। बी, डी और ई, बी और डी, ए, बी और सी, केवल बी ओनली। अब यहाँ पे आपको बताना है, विचार करना है। क्या विचार करोगे? तो देखिए जो भूस्खलन होता है तथा सुनामी भूकंप से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं होती है। मैंने क्या बोला कि जो आपका भूस्खलन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भूस्खलन बताया गया है, ये क्या होता है? सुनामी भूकंप से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? बी और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और डी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा, बी और डी। ठीक है, तो ये क्या होता है? बी और डी इसमें से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। टार्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या बताया गया है कि टार्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबुओं में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, कच्चे आमों में पाया जाता है कि अंगूरों में पाया जाता है। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए और बी, बी और सी, केवल डी, ए और सी। अब आपको बताना है कि जो टार्टिक अम्ल होता है ये किन किन चीजों में पाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा, तो जो आपका टार्टिक अम्ल होता है ये सिर्फ किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंगूर में। जो अंगूर है यहाँ पे ग्रेप्स, इसमें क्या पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका केवल सही जाएगा। ओनली डी ऑप्शन जो बनेगा ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टार्टिक अम्ल होता है ये इस ऑप्शन के हिसाब से किस में पाया जाएगा? तो जो टार्टिक अम्ल होगा ये अंगूर में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सी में, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपका नींबू है और आंवला है, ये सब क्या होता है? तो देखिए नींबू में जो अम्ल पाया जाता है, अगर पूछा जाए कि नींबू है, तो नींबू में आपका कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? नींबू में। आपको याद करना है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होगा। और यहाँ आंवला जो दिया गया है, आंवला की हम बात कर लेते हैं कि आंवला में क्या होता है? तो आंवला में भी आपका यही साइट्रिक अम्ल होता है। आंवला और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। और कच्चे आम की अगर बात करें तो कच्चे आम में भी कौन सा अम्ल होता है? तो यही साइट्रिक अम्ल होता है। लेकिन अंगूर में बात किया जाए तो अंगूर में आपका क्या होता है? टार्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। समुद्र समेर का कारण है। समुद्र समेर का कारण क्या है आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। दूसरा है दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। तीसरा है रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। और चौथा ऑप्शन है रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करें तो दिन के समय में जब सूर्य चमकता है तो क्या होता है? दिन के समय में जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है और वायु गर्म होकर क्या होती है? फैलने लगती है। तो आपका एकदम जो करेक्ट जवाब बैठेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि दिन के समय में, यहाँ पे ये नंबर आपका करेक्ट जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र यानी जल्दी से गर्म हो जाना, यही समीर समुद्र समीर का कारक होता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चलिए अगला आ जाइए। किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गेहूं और चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। अब इस क्षेत्र की मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट और बलुई होनी चाहिए, कि मृणमय होना चाहिए, कि बलुई और मृणमय होना चाहिए, कि मृणमय और दोमट होना चाहिए। और इसमें से आपको करेक्ट जवाब बताना है कि ये आपका कैसा होना चाहिए। तो चलिए कैसा होना चाहिए ये जानिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट जाएगा। क्या हो जाएगा? मृण्मय और दोमट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोमट जो मिट्टी होती है ये कृषि के लिए ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो दोमट मिट्टी है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कृषि के लिए ही उपयोग किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि प्रयोग किया जाता है, उपयोग या प्रयोग किया जाता है। यहाँ रेत एवं चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण भी होता है। यहाँ के इसमें दोमट मिट्टी में अगर हम बात करें तो दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से भूमि में क्या कर जाती हैं? प्रवेश कर जाती हैं। और दोमट मिट्टी में गेहूं हो गया आपका, जिससे हम बात कर लेते हैं। और गेहूं हो गया जो यहाँ पे दिया गया है ना, गेहूं हो गया, बाजरा भी आप कह सकते हैं, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये सब आपके आते हैं, इसी में पैदा होते हैं ना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। क्या चुनना है? खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया कपास, धान, मटर और अलसी। दूसरा है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। तीसरा है चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। और चौथा है मक्का, धान, अलसी और सोयाबीन। अब आपको एकदम करेक्ट जवाब बताना है कि कौन सा हो जाएगा। खरीफ फसलों का समुच्चय किस में आता है? तो देखिए जो खरीफ फसलें होती हैं वह फसलें खरीफ फसलें वह फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है। किस महीने में? जून और जुलाई में जो फसल बोई जाती है वही आपकी क्या होती है? खरीफ फसलें होती हैं। अब और इसमें मानसून के बाद ये काटा जाता है। कब काटा जाता है? मानसून के बाद इसको काट लिया जाता है। अब इस महीने में क्या क्या आता है? जिससे आपका हो गया धान। क्या हो गया? धान हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया और कपास इसी में आता है, सोयाबीन भी आता है, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब इसी फसल में आता है। तिल हो गया आपका, अरहर ले लीजिए, अरहर भी इसी में आता है। तो आप यहाँ से देख करके अपने ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं कि कौन कौन आएगा। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन बनेगा एकदम राइट हो जाएगा। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये आपका हो जाएगा खरीफ फसलों का समुच्चय। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है?
प्राकृतिक संसाधनों का युगल बताना है जो समाप्त होने वाले हैं। पहला है कोयला तथा मृदा, दूसरा है पेट्रोलियम तथा जल, तीसरा है खनिज तथा वन्य जीव और चौथा है प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो समाप्त होने वाले के बारे में बताया गया है। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका प्रकृति में पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता, यानी पुनः उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वही आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और इसमें हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया और वन्य जीव इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे आ जाइए। वनों के संरक्षण के लिए एक फसल कार्य नीति आवश्यक है। इस कार्य नीति में शामिल होने चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? उपभोक्ता का बचाव पहला दिया गया, दूसरा उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वह शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं, तीसरा वनों के सभी भौतिक एवं जैविक घटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम और चौथा है शाकाहारी का बचाव। तो यहाँ पे आपका कौन सा एकदम करेक्ट जवाब जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो संरक्षण के अंतर्गत सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करें तो वनों के संरक्षण के लिए एक फसल या एक सफल कार्य नीति आवश्यक होती है जिसमें वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा व्यापक के लिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, सी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, सही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्या है, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वह है, कौन सा है? जहां तापीय विद्युत संयंत्र है, जो भूपर्पटी पे तप्त स्थलों के ऊपर है, जो तटीय क्षेत्रों के निकट है, जहां कोयले की खानें हैं। अब आपको बताना है इसमें से कि क्या एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर होते हैं वह क्षेत्र आपके भूतापीय ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। जैसे गर्म जल के फव्वारे हो गए, भूतापीय ऊर्जा का ये महत्वपूर्ण आपका स्रोत होता है। गर्म जल का फव्वारा जो होता है ये आपका क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर होते हैं। तो बी ऑप्शन आप लोगों का एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे पहला आपका नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन। अब आपको इसमें से करेक्ट जवाब बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन दिया गया है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रभाव होता है, याद आपको करना है, लिख लेना है पेन से कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रभाव है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत बढ़ाने का कार्य करती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे और ये 15 प्रश्न मैंने लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन थे। देखिए इसको भी पढ़ लीजिए। खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी होता है वो किस उपभोक्ता में आता है?
प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में कि अपघटक में। अब आपको बताना है कि किसमें ये आता है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन निर्माण करते हैं, जिन्हें उत्पादक कहा जाता है। और इसमें से जो आपका बनेगा खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी किसमें आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। किसमें आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आपका आता है। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेहद इम्पॉर्टेंट थे। वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए, धन्यवाद।